गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको आज फिज़िक्स पढ़ाने जा रहा हूं और ये पढ़ाई आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत मददगार होगी, क्योंकि हम लोग का बोर्ड परीक्षा 14 मार्च से शुरू हो रही है। चलिए, 14 मार्च से शुरू होने वाले बोर्ड परीक्षा का भौतिक विज्ञान का कुछ विशेष क्वेश्चंस क्लास 10 के लिए बताने जा रहा हूं। आप इन पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैंने सेलेक्ट क्वेश्चन के बारे में जानना चाहेंगे कि कौन कौन आ सकता है। हमारा पहला चैप्टर है प्रकाश, और वो प्रकाश में कौन चैप्टर आपको बहुत आने का चांस है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए लाइट, जिसको आज पढ़ना है। प्रकाश के बारे में पढ़ना है। प्रकाश सभी जानते हैं कि प्रकाश की मौजूदगी से ही हम लोग अपने दिनचर्या शुरू करते हैं। प्रकाश पृथ्वी पे जब पहुंचती है सवेरे सवेरे, हर सवेरे प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचना शुरू कर देती है, तो आप चारों ओर एक सुंदर दृश्य दिखाई पड़ता है। क्योंकि हमारा आँख की बनावट ही ऐसी है कि प्रकाश के बिना हमारा आँख दृश्यमान नहीं कर सकता है, आसपास की चीज़ों को नहीं देख सकता है। आँख अगर बंद कर दे, प्रकाश भी हो और आँख की जो आँख बंद करके ऐसे करके रहें, तो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि फोटन की अट्रैक्शन नहीं कर पाता। सबसे पहले हम जानते हैं कि हम अगर दृश्य को देख पा रहे हैं तो प्रकाश मौजूद होना जरूरी है। प्रकाश अगर नहीं होगी तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश बहुत अच्छा चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा परिचय जानना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक नंबर में प्रकाश क्या है, दूसरा नंबर में प्रकाश कहाँ से आता है, तीसरा नंबर क्या प्रकाश से क्या प्रकाश के अलावा कोई दूसरा ऐसा चीज है, प्रकाश के अलावा ऐसा कोई दूसरा चीज है। दूसरा प्रकाश से तेज चलता हो या प्रकाश से ज़्यादा चाल हो उसकी। चौथा में पढ़ेंगे या जानकारी लेंगे, क्योंकि ये परिचय है इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से परिचय का जानेंगे। क्योंकि अगर परिचय अच्छा से जान लिया तो समझ जाइए कि आधा चैप्टर का हिस्सा आपने जान लिया, और कुछ पढ़ाई से भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले परिचय का ये सभी जब यदि है परिचय देंगे हम। तीसरा है प्रकाश की प्रकाश की अध्यय या प्रकाश की अध्यय में जो परीक्षा में आने वाले चैप्टर होते हैं, चैप्टर या टॉपिक बोलिए, इस टॉपिक के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे और इसी तरह से क्रमबद्ध आगे जानकारी लेते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग का प्रकाश है क्या। हम आपको देख पा रहे हैं या आप हमें देख पा रहे हैं कि हम किसी विद्यालय में या आपको समझे से आप पढ़ा रहा हूँ, आप अभी देखेंगे, क्योंकि ये प्रकाश कृत्रिम प्रकाश के माध्यम से मैं ये पढ़ा रहा हूँ कि ये चारों ओर कृत्रिम प्रकाश है। और कृत्रिम प्रकाश के अलावा अगर हम प्राकृतिक प्रकाश के अलावा अगर कृत्रिम प्रकाश के मौजूद में दोनों में पढ़ा सकते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि प्रकाश दो तरह का हो सकता है, दो तरह का होता है, जिसको हम लोग कृत्रिम प्रकाश
और एक प्राकृतिक प्रकाश बोलते हैं। कृत्रिम प्रकाश से सूरज जो है वो कृत्रिम प्रकाश है, और हमारा जो कोई भी बत्ती जो लाइट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं रात के समय में, तो वो हमारा कृत्रिम प्रकाश हो जाता है। कि प्रकाश जो है वो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि प्रकाश कहाँ से आता है, इसको पहले जानते हैं, उसके बाद इसको जानेंगे। तो ये प्रकाश कहाँ से आता है ना, सूरज से आता है। सूरज में क्या ऐसा होता है जिसके कारण से प्रकाश आता है। सूरज में हाइड्रोजन से हीलियम बनाता है। हाइड्रोजन से हीलियम बनाने से क्या होता है ना, ये ऊर्जा प्रदान करता है। और ऊर्जा क्या करता है, ऊर्जा जैसे ही ऊर्जा एनर्जी होती है कि ऊर्जा ना तो नष्ट होती है और ना ही उत्पन्न होती है, ये सिर्फ कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हीलियम की हाइड्रोजन की ऊर्जा है हीलियम में परिवर्तन हो जाता है। जब हीलियम और हाइड्रोजन परिवर्तन होता है तो सूरज के जो एक गोला बन जाता है, जिससे आग का गोला बोल सकते हैं, कि ये अंदर का तापमान 7000 केल्विन और सतह का तापमान 6000 केल्विन हो जाता है। क्यों होता है? इसके अंदर में 7000 और इसके बाहर की सतह में ये है गर्भ और ये है सतह और गर्भ में क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हाइड्रोजन जो है बहुत ही ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन में बहुत सारा ज्वलनशील होता है, इसीलिए आजकल हम लोग हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके गाड़ी चला रहे हैं। व्हीकल या ट्रांसपोर्ट का जो गाड़ियाँ होती है उसको हाइड्रोजन ईंधन के माध्यम से चला रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है जो पर्यावरण को दूषित नहीं करता है, कार्बन इतना नहीं छोड़ती है, जिसके कारण से उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं गाड़ियाँ में। तो ये हाइड्रोजन बहुत ज्वलनशील है, परंतु ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है, ये विकिरण उगती है। अब ये हाइड्रोजन क्या करता है, हीलियम में परिवर्तन करता है। तो ये बहुत सारी प्रक्रिया होती है। हाइड्रोजन से ड्यूटेरियम बनेगा, ड्यूटेरियम से ट्रिटियम बनेगा और ट्रिटियम से फिर हीलियम बनेगा। तो हाइड्रोजन से ड्यूटेरियम बनेगा तो बहुत सारे ड्यूटेरियम बनते हैं, बहुत सारे ट्रिटियम बनते हैं और हीलियम बनते हैं। तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ट्रिटियम, ट्रिटियम और ड्यूटेरियम, इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से विलयन या फ्यूजन रिएक्शन होता है और उससे बहुत ऊर्जा निकलती है। जब बहुत ऊर्जा निकलती है तो एक एक सेकंड में ऊर्जा नष्ट होता है और बनता भी है। तो बहुत सारे हाइड्रोजन गैस जो है, मॉलिक्यूल जो है, वो क्या करता है, फ्यूज होके हीलियम में परिवर्तन करता है। तो चलिए हम लोग इसको जानते हैं कि इसमें क्यों इतना तापमान मौजूद होता है। यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ऊर्जा एनर्जी होती है, क्योंकि ये बहुत हीट एनर्जी होती है। इसको रेडिएट करने वाली एनर्जी को बोलते हैं रेडिएशन एनर्जी, जो हो जाए विकिरण एनर्जी बोलते हैं। और ये जो एनर्जी है ये हाइड्रोजन से हीलियम बनेगा एक सेकंड में। पहला क्या है, एक सेकंड में 6.2 इंटू 10⁻11 kg का प्रति सेकंड, बोलिए एक सेकंड ही देखिए, प्रति सेकंड क्या कहता है, हाइड्रोजन को जलाना है या फ्यूज करेगा और हाइड्रोजन को फ्यूज करेगा। ये कौन है, तो फ्यूज करेगा कौन, हाइड्रोजन को जला देगा। इसका जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगा हीलियम में बनने में। तो दूसरा क्या है, एक उसी सेकंड में जब बनता है, क्योंकि सूरज बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये हमारे पूरे सौर मंडल का केंद्र बिंदु है, यानी पूरे सौर मंडल का जो केंद्र है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल सकते हैं, जिसका मास सूर्य, हमारे पूरे सौर मंडल का पूरा द्रव्यमान है, सूरज सेंटर में है। तो ये 6.1 10⁻11 kg पर सेकंड
ये फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, क्या बनता है, तो ये हीलियम बनता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, एक एक सेकेंड में इतनी सारी केजी, 10⁻11 केजी का मतलब बहुत ज़्यादा, और ये वो भी 6 टाइम। तब ये एक एक सेकंड में ऐसा होता है। तो ये बहुत ज्वलनशील गैस, हाइड्रोजन बहुत ज्वलनशील गैस होने के कारण यहाँ पे बहुत ऊर्जा निकलता है। इस तरह से इतना ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये कन्वर्ट हो जाता है ऊर्जा में, तो ये ऊर्जा इतना अंदर का तापमान हो जाता है, और ये फ्यूजन रिएक्शन बहुत तेज़ी से होता है, ऐसे ऐसे, और जैसे ऐसे ऐसे ऐसे। फिर अंदर का तापमान ज़्यादा होता है। जब सतह में आता है तो उसमें सतह का कोई विकिरण होने की वजह से इसका तापमान में थोड़ा सा कमी आता है। फिर भी ये 6000 केल्विन होता है। जब इसी वजह से 6000 केल्विन होता है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लाई शुरू होने लगता है, और उसी का विकिरण का माध्यम से सूरज प्रकाश या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन के प्रकाश हमारे पृथ्वी पर पहुँचती है। और पृथ्वी पर पहुँचती है तो आप सभी जानते हैं कि 8 मिनट 20 सेकंड लेती है। तो 8 मिनट 20 सेकंड लेती है, तो ये 150 मिलियन किलोमीटर दूर तय करके आती है। हमारे यहाँ पे पृथ्वी है, और ये वायुमंडल में प्रवेश करती हैं प्रकाश। तो ये जो प्रकाश है अभी मौजूद है, इसी प्रकाश के माध्यम से हम अब इसको पढ़ा रहे हैं। तो ये प्रकाश जो है वो कहाँ से आता है ना, सूरज से आता है। और ये आते समय ये 8 मिनट 20 सेकंड लेता है, और ये 150 मिलियन किलोमीटर दूर तय करके आता है। और जब ये आता है तो ये 7 एलिमेंट बन के आता है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। पहला है इस जगह में, सूरज का इस जगह में है, इस जगह में इसको बोलते हैं गामा रे। दूसरा होता है उसके आगे है एक्स रे। तीसरा होता है यूवी रे, और चौथा जो है यहाँ पर विजिबल रे। यही प्रकाश जो ये 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच, उसके आगे है इंफ्रारेड, उसके और आगे है माइक्रोवेव, और ये सबसे अंतिम में है रेडियो वेव। तो ये सभी मिल करके क्या कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन बनाता है, जिसके विकिरण होता है मैग्नेटिक फ्लाई के कारण ये पृथ्वी पर पहुंचती है। और जब ये पृथ्वी पर पहुंचती है तो ये इतना दूरी तय करती है, वैक्यूम में भी आ सकती है। प्रकाश की चाल बहुत होने के कारण ये वैक्यूम में भी आ सकती है। तो ये प्रकाश जो है बहुत तेज होती है। आप चलते हैं कि ये प्रकाश जो बनता है वो क्या है। गामा रे होने की वजह से वहाँ का जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज़्यादा है। अब जब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है तो यहाँ पे बहुत एनर्जी होगा। जब बहुत ज़्यादा एनर्जी होगा तो वहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट होना शुरू हो जाएगा। और ये प्लैंक कांस्टेंट होने से क्या होता है, उस जगह पर फोटन बनना शुरू हो जाता है, लाइट पार्टिकल बनना शुरू हो जाता है। और वही लाइट पार्टिकल जो है वो फोटन के नाम से जानते हैं। गामा रे जो होता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने के कारण एनर्जी ज़्यादा होती है। जहाँ एनर्जी ज़्यादा होती है वहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट मौजूद होता है, और प्लैंक कांस्टेंट मौजूद होने से वहाँ पे फोटन बनेगा। क्योंकि हम जानते हैं डी ब्रोगली के अनुसार लैम्डा बराबर S/P होता है। तो ये जो प्लैंक कांस्टेंट होता है और ये मोमेंटम होता है फोटन का, तो ये फोटन प्लैंक कांस्टेंट होने की वजह से इस जगह में फोटन मौजूद होता है। और फोटन का मतलब होता है कि प्रकाश की कण है। ये प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है और फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ना किससे बना होता है, ना फोटन से बनाता है। फोटन एक लाइट पार्टिकल होती है। फोटन अगर रेस्ट रहता है तो कोई मास नहीं रहता है, 0 के बराबर होता है। अगर ये फोटन रेस्ट होगा तो ये क्या करेगा, मास 0 हो जाएगा। अगर फोटन मोशन में होगा, हाई वेलोसिटी में होगा, तो ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, मास बढ़ जाएगा।
जीरो से क्या होगा, गेन कर लेगा, मास गेन कर लेगा। और जब मास गेन कर लेगा तो ये एनर्जी आ जाएगा। जब बहुत एनर्जी आएगा तो ये फोटन का प्रोपगेशन होता है और ये पृथ्वी तक आएगा। पृथ्वी पर आने से सभी वायुमंडल को प्रकाश की ज़रूरत होती है, और प्रकाश में इस प्रकार की ऊर्जा होती है जो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देता है। और यही इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वजह से पूरे वातावरण, पूरे पर्यावरण, पूरे पृथ्वी एक लाइफ साइकिल में बंध जाता है। अगर सूरज की प्रकाश नहीं होता तो हमारा पृथ्वी में जीव की पनपना या जीव का जो लाइफ साइकिल है नहीं बन सकता। तो ये ऊर्जा की वजह से ही, सूरज की ऊर्जा, सूरज के प्रकाश की वजह से ही हमारे लाइफ साइकिल है और जनरेशन हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जा रहा है। जब ये पृथ्वी बना है और 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, वहीं से आप लाइफ साइकिल होते आ रहा, और ना जाने कितने आने वालों तक सालों तक रहेगा। तो ये जो पृथ्वी बना, जब ये बिग बैंग हुआ था 13.6 बिलियन एगो, तो उस समय ब्रह्मांड हुआ था तो बहुत गर्म गैस था। उसके बाद आज का डेट से अगर हम गणना करें आज का डेट से, तो ये ये जो पृथ्वी बना है 4.6 बिलियन ईयर्स एगो बना है। तो जब ये उसी समय से वो जीव पनपना शुरू हुआ और प्रकाश सूरज से आ रहा था, और यहाँ उसी प्रकाश की वजह से हम लोग हुआ। तो ये प्रकाश का परिचय है, क्योंकि प्रकाश का परिचय क्या था, ये फोटन से बना हुआ होता है और ये एक प्रकार का ऊर्जा है। कितना ऊर्जा देता है कि ये 2.265 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देता है, 2.25, या इसको बोल सकते हैं 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह का इलेक्ट्रॉन वोल्ट देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट देगा इस तरह का, इसी का एनर्जी से आया, E बराबर mc², या बोलिए h न्यू, या बोले hc बटा लैम्डा बोलिए। तो ये इस सभी की वजह से होता है। इसी ऊर्जा को कैलकुलेशन करते हैं प्लैंक कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और ये एवरेज वेवलेंथ देते हैं, तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, ये 2.3 इलेक्ट्रॉन। और यही इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे ऊर्जा से परिपूर्ण कर देता है पूरे पृथ्वी को। तो ये चलिए, ये प्रकाश के अलावा दूसरा कोई चीज़ है जो बहुत तेज चलता है? यस, कह सकते हैं कि प्रकाश ब्रह्मांड में तो अब तक हम लोग रिसर्च के अनुसार से प्रकाश ही ऐसा चीज़ है जो बहुत तेज जाती है, लेकिन प्रकाश के अलावा भी एक ऐसा चीज़ है जो उससे 4 गुना ज़्यादा तेज है। तो वो कौन सा है? आप कल्पना कीजिए क्या हो सकता है। ये वेद में मौजूद है, वेद से लिखा हुआ एक सत्य घटना है, जो हम लोग उसको प्राण धनंजय कहते हैं। प्राण धनंजय क्या होता है? ये 4 गुना ज़्यादा, जैसे ये प्रकाश है, मान लीजिए कि ये प्रकाश है, लाइट है, प्रकाश जो धनंजय प्राण है, प्राण धनंजय जो होता है 4 गुना ज़्यादा होता है लाइट का इंटेंसिटी जो होता है, इसका इंटेंसिटी और 4 गुना ज़्यादा किससे होता है? प्रकाश से, लाइट से। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसका जो इंटेंसिटी होता है उसका 4 गुना होता है। ये cos² 5/2 कर सकते हैं। तो ये जो होती है, ये 4 गुना ज़्यादा, ये प्राण धनंजय जो है क्या है? प्राण धनंजय जो है पूरे ब्रह्मांड में, या बोल सकते हैं कि हमारे वेदों में लिखा हुआ है, ये सत्य है, आप सभी जानते हैं। जब धनंजय, अच्छा सबसे पहले ये बताइए कि धनंजय का पर्यायवाची शब्द क्या है, कौन है? धनंजय का दूसरा नाम क्या है? चलिए बताते हैं।
महाभारत सभी जानते हैं कि महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ था, ये भारतवर्ष में हुआ था। उस समय अर्जुन और श्री कृष्ण का गीता उपदेश चल रहा था। उसी के दौरान, और अर्जुन को ही बोला जाता है धनंजय। तो जब अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता था तो श्री कृष्ण ने उसको युद्ध में उतारने के लिए उसको विश्व रूप दिखाया था। जो विश्व रूप दिखाने से पहले उनको एक दिव्य चक्षु दिया था। अगर दिव्य चक्षु नहीं होता तो उसकी प्राण नहीं बचता। पहले वो दिव्य चक्षु दिया, उसके बाद विश्व रूप दिखाया, और विश्व रूप दिखाते समय जो ऊर्जा मौजूद हुआ था वही है प्राण धनंजय। और वही ऊर्जा प्रकाश की ऊर्जा से 4 गुना ज़्यादा ऊर्जा था। तो ये सभी वेदों में हैं। हम इस वेदों की प्रक्रिया में नहीं जाते हैं क्योंकि ये परिचय था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि प्रकाश, हालांकि अभी रिसर्च में ये है, लेकिन हमारे वेद और पुराण में ये बता भी दिया है कि प्रकाश से भी 4 गुना ज़्यादा चलने वाला एक चीज़ है जिसको बोला जाता है कि प्राण धनंजय। जिस समय कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था उसी समय विश्व रूप अर्जुन ने देखा था, धनंजय ने देखा था, तो उसी को कहा गया कि प्राण धनंजय। और ये इतनी प्रकाश था, वही देख सकता है, क्योंकि ये प्रकाश तो सूक्ष्म कण है, और प्रकाश से सूक्ष्म प्रकाश से 4 गुना सूक्ष्म कण जो है उस कुरुक्षेत्र में विश्व रूप के समय दिखाया था अर्जुन को। बहुत ही ऊर्जा था और सूक्ष्म से सूक्ष्म कण था। तो ये धनंजय प्राण धनंजय था, जो प्रकाश से 4 गुना ज़्यादा ऊर्जा था। तो उसमें आप चलिए प्राण धनंजय प्रकाश की अध्याय हम लोग चैप्टर में कौन कौन प्रकाश के चैप्टर में आता है तो उसको हम लोग अभी जानेंगे। चलिए इसको अब पहले मिटा लेते हैं। जब बोर्ड परीक्षा आती है तो जो परीक्षा आएगा मैं उसको आप विस्तार रूप से बताऊंगा। आप कृपया बहुत अच्छे से ध्यान में दीजिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं प्रकाश मौजूद है, तो हम लोग देख रहे हैं जहाँ प्रकाश है वहीं देख सकते हैं। तो प्रकाश हमारे आँखों में दिखाई क्यों देता है, इसको भी बारे में जानते हैं। ये परिचय में ही दिखाते हैं, क्योंकि आपके पास चक्षु है, दिव्य चक्षु तो नहीं, लेकिन एक आँख है जो देख सकते हैं, प्रकाश को देख सकते हैं। प्राण धनंजय को नहीं देख सकते। तो ये आँख है, आँख का लेंस है। ये आँख है। अब इधर से ये इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस है, इधर रिफ्लेक्टिव सरफेस है, क्योंकि रिफ्लेक्टिव सरफेस जहाँ वाइट्रस हॉर्मर रहेगा वहाँ रिफ्लेक्टिव सरफेस नहीं होगा, ये जाएगा उधर। कि प्रकाश का ये जो होता है एक्वस हैमर, एक्वस हैमर, जो एक्वस हैमर है जिसको बोलते हैं कचाप द्रव, ये द्रव्य बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये द्रव्य अगर नहीं होता तो हमारा आँख में दृश्यमान नहीं होता। प्रकाश के कण को अगर वो अट्रैक्ट करता है तो यही है कचाप द्रव। और ये कचाप द्रव जहाँ प्रकाश होगा वहाँ पे फोटन होगा, और जहाँ फोटन होगा आँख क्या करेगा, सभी फोटन को खींचेगा ऐसे करके। जब ये खींचेगा तो ये इसमें रिफ्रैक्शन होगा, यही पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन होगा, घटना पढ़ेंगे हम लोग, बाद में पढ़ेंगे। तो ये क्या कहता है, परिचय में दिखाते हैं कि हम दृश्य
रात के समय देख नहीं पाते हैं। रात के समय हमें टॉर्च की ज़रूरत होती है, कृत्रिम प्रकाश की ज़रूरत होती है, जिससे फोटन निकले और हम अपना रास्ता देख पाएँ। रात के समय, दिन के समय तो सूर्य विद्यमान होती है, वो प्रकाश कंटिन्यू 12 घंटा तक देती रहती है। तो उस हिसाब से ये जब प्रकाश मौजूद है यहाँ पे, यहाँ का कोई भी दृश्य होता है वहाँ प्रकाश में मौजूद होता है, तो उसका दृश्य क्या कहते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके रेटिना पे बनता है। और रेटिना पे बनने से क्या होता है, यहाँ पे वाइट्रस हैमर में इतनी अरबों खरबों सेल होते हैं जिसको ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर आप सब जानते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, डेटा ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मैसेज कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम भी वही सेल के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर को भेजते हैं। ऑप्टिकल नर्व्स होते हैं, उस ऑप्टिकल नर्व्स के जरिए मैसेज को क्या कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, यानी रेटिना से ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो ये जो ऑप्टिकल नर्व्स होता है तो प्रकाश की चाल से यहाँ चली जाती है। जैसे ही दृश्य होता है तो हमारे ब्रेन डिटेक्ट करने लगता है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं ब्रेन समझने लगता है। तो ये देखने के बाद ही होते हैं। तो ये जब यहाँ प्रकाश होगा तभी आप इसको देख पाओगे। अगर यहाँ पे फोटन नहीं होगा तो आप ब्रेन तक देख नहीं पाओगे। जैसे हम समझ लो कि मैं प्रकाश, मेरा फोटन अट्रैक्ट ना करे, दिन में भी ना करे, तो मैं अपने आँख को बंद कर दिया। बंद करने से क्या आता है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि फोटन यहाँ पे टकरा नहीं रहा। टकरा रहा तो उसके ऊपरी भाग में टकरा रहा, और मेरे जो कवर है, आँख का जो कवर है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक नहीं है, जिसकी वजह से वो आर पार नहीं होती है। तो जैसे मैं आँख खोलता हूँ तो मैं सामने दृश्य को देखता हूँ जो फोटन से भरा हुआ होता है चारों तरफ, और वो फोटन का दृश्य से हमारे आँख में आती है, आँख से होके रेटिना पे जाती है, रेटिना से ऑप्टिकल नर्व्स के माध्यम से ब्रेन में जाती है, और ब्रेन डिटेक्ट करता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ। मोबाइल के सामने, मेरे सामने मोबाइल है और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो ये चीज़ ऐसे हो रही है यहाँ पे रेटिना के कारण। तो ये आपका समझ लो कि फोटन मौजूद है। जहाँ फोटन मौजूद होगा वहाँ पे प्रकाश है, क्योंकि फोटन प्रकाश का ही कण है, जिसको हम लोग क्वांटा पार्टिकल बोलते हैं। प्रकाश के कण जो बोलते हैं। तो ये सभी परिचय है। आगे चलिए, चौथा में प्रकाश का अध्ययन हम लोग करेंगे। चलिए, इस दो घटना से जानते हैं कि जो आने वाला है। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश की चाल अगर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये कहाँ से आया? 8 मिनट प्लस 20 सेकंड, इसको अगर जोड़ देते हैं तो 8 मिनट 8 × 60 प्लस 20, ये भी सेकंड, ये सेकंड में हो गया। सेकंड, क्योंकि दूरी जो है हमको पता नहीं है, सूरज से और ये अर्थ है, दोनों के बीच में दूरी है एक्स, मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है टाइम 500 सेकंड, और दूरियां तो पता नहीं है, लेकिन मेरे को स्पीड पता है, चाल c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये कहाँ से आया? क्यों, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सूरज में ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको गामा रे, एक्स रे, यूवी लाइट, विजुअल रे, रेडियो, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और ये रेडियो वेव, ये जो वेव है, यही वेव में होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको आप पूरा लिखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव। इलेक्ट्रो का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसका मतलब होता है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका जो वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और इसका जो होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू का रिलेशन इससे आता है, इसको बोलते हैं 1/μ0 u0 को अगर रूट करोगे तो इसी का वैल्यू बैठाओगे, इसका वैल्यू यहाँ पे बैठाओ और इसका वैल्यू यहाँ पे बैठाओ, तो देखोगे आएगा, ये आएगा 299.99998 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये अप्रॉक्सिमेट हुआ 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये जो स्पीड है c = 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, प्रकाश की चाल गुना समय। जब भी प्रकाश की चाल गुना समय देते हैं तो x बराबर होता है 150 मिलियन। मिलियन का मतलब आप समझ जाइए, किलोमीटर, और ये हो जाता है, किससे आया, इसी से आया। जो ये आया इसको आप इसी तरह से बोल सकते हो, ये दोनों ये दूरी बराबर c इंटू टी होता है 3 इंटू 10⁸ इंटू, और ये 5 सेकेंड, ये हो रहा, ठीक है, 5 और ये 500 सेकेंड। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो होता है, ये मीटर पर सेकेंड, ये मीटर में चेंज हो जाता है। अब यही चीज़ इसमें कर देते हैं तो ये क्या होता है, इतना हो जाता है, ठीक है। तो ये 150 इंटू 10⁸ और ये 150 बिलियन किलोमीटर में चेंज करना है। अगर आप किलोमीटर में चेंज करना है, जैसे ये 15 ठीक है, और ये इसका वेलोसिटी जो है इतना और इतना, ये तो आएगा मीटर आएगा। अब मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना है आपको, 15 इसको किलोमीटर में चेंज करना है, क्योंकि हमको 150 किलोमीटर है, 150 मिलियन किलोमीटर, यानी कि आप 10⁶ किलोमीटर में चेंज करना है, 6 किलोमीटर में चेंज करना है। तो ये अगर 6 किलोमीटर में चेंज करना है तो वो 50 × 50 कर दीजिए, और यहाँ पे 10 कर दीजिए, यहाँ पे 2 हटा दीजिए, यहाँ पे 5 रख दीजिए, ऐसे मीटर। तो ये जो चीज़ होगा 3 कर दीजिए, 1 10⁻³ कर दीजिए, और ये 10⁵ कर दीजिए, और ये जो है 3 मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दीजिए, यानी कि 150 इंटू 10⁶ करिए इसको, 5 नहीं, क्योंकि ये 6 होना चाहिए, क्योंकि 2 और 2 6 8 होता है, तो 6 करिए, ये 6 हो जाएगा। और ये 10⁻10 मीटर का मतलब होता है किलोमीटर। तो ये 150 मिलियन किलोमीटर जो होती है 15 करोड़ के बराबर होती है, 15 करोड़ दूर में है, और उस दूर में यहाँ पे मौजूद है, जिसके कारण से हमारे प्रकाश मौजूद होती है। ये प्रकाश आ रही है सूरज के प्रकाश से, तो हमारे यहाँ परिघटना होना शुरू कर देती है। जब वो प्रकाश आती है, वायुमंडल में टकराती है। वायुमंडल एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो 1.00029 के बराबर होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो टकराती है। यहाँ पे टकराने से क्या होता है, चारों ओर उजाला हो जाती है, प्रकाश हो जाता है, और इसी को बोलते हैं प्रकाश। सूरज निकला तो प्रकाश आना शुरू। तो ये पूरा पृथ्वी के चारों ओर होगा। चारों ओर का मतलब होता है ये जो 12 घंटा ऐसे होगा, ऐसे ये 12 घंटा घूम रही है, तो ये 12 घंटा 12 आवर जो होता है ये प्रकाश रहेगा। जो प्रकाश हो जाता है तो हमारे एक घटना परिघटना पर्यावरण में होने लगता है, या पूरे प्राकृतिक में, पूरे वर्ल्ड में पर्यावरण के बहुत सारे परिघटना होने लगते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि परीक्षा में जो आने वाली होती है वो प्रकाश की चाल के कारण
जो परिघटना होगा। तो प्रकाश का हम लोग का चाल रे में दिखाते हैं, क्योंकि हम रे की परिघटना से हम लोग जानेंगे कि परिघटना क्या क्या होती है रे के माध्यम से। तो सबसे पहले रे जानते हैं, किरण। और ये किरण जो होता है, इसका स्पीड तो आप अभी देखा, स्पीड आते हैं, और ये क्या करता है, एक घटना बनाता है, परावर्तन का घटना, परावर्तन की घटना, जिसको होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। दूसरा घटना होता है दूसरा घटना होता है अपवर्तन घटना, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। जो हम आंख से देख रहे थे, कोई भी दृश्य को प्रकाश होने की वजह से आंख में देख रहे थे, तो उसको वो हमारा प्रकाश का अपवर्तन हो रहा था, रिफ्रैक्शन हो रहा था। रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे? आप जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ एरिया मिलेगा, लाइट का एरिया, हल्का सा इस तरह का, थोड़ा सा ज़्यादा लाइट देखने को मिल रहा है, या तो ये खिड़की से यहाँ पे एक उजाला टाइप का दिख रहा है, वो हो सकता है, ये रिफ्लेक्शन है। क्योंकि ये जो वाइट बोर्ड है बहुत चिकना होती है, जिससे चिकना होने की वजह से प्रकाश यहाँ पे आके टकरा रही है, और टकराने के बाद मेरी तरफ रिफ्लेक्ट होके आ रही है। इसी घटना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। यानी कि चिकनी सतह रख दीजिए, और यहाँ पे प्रकाश आएगी, प्रकाश की चाल बहुत तेज होती है, टकराएगी, और टकराने के बाद इस दिशा में चली जाएगी। यानी कि ये हवा था, जिसको म्यू जी बराबर 1.00029 था, और ये म्यू एयर है, ये भी म्यू एयर ही है, 0.00029 है, इस ज़्यादा। तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, और इसको बोलते हैं आपतित किरण। और जहाँ बिंदु हो रहा है, जो टक्कर हो रहा है इस दर्पण में, क्योंकि नीचे नहीं, इस दर्पण को बोलते हैं आपतन बिंदु। और ये आपतन बिंदु क्या रहता है, जब इसका रिलेशन देखना चाहती है कि एक डिवाइडर नॉर्मल खींच देते हैं, जब ये नॉर्मल खींच देते हैं ऐसे करके, तो इस जगह में नॉर्मल होती है, और ये कोण आई कहलाता है, जिसके कारण इंसिडेंट और नॉर्मल की वजह से, ये नॉर्मल है, एन लिख दिया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बी लिखा, ये ए लिखा, बी लिखा, और ये सी लिखा, एन लिखा। अब ये एंगल बनाएगा, जब एंगल ए बी एन होगा, और इंसिडेंट के माध्यम से होगा, किसके माध्यम से हो, आई रे के माध्यम से, जिसको हम लोग आई दिखाते हैं, जिसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। और इसके जो रिफ्लेक्टेड, आपतन होने के बाद कुछ घटना होने लगती है, वो रिफ्लेक्ट होकर जाती है, किस माध्यम में, जिस माध्यम में आई थी उसी माध्यम में चला जाती है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, जिसको आर बोलते हैं, पहला अक्षर आर है तो ये आर होता है। और ये दोनों क्या होता है, एंगल क्या है, नॉर्मल एन बी सी, ये किसकी वजह से हो रहा ना, रिफ्लेक्टेड रे, आर रे की वजह से हो, रिफ्लेक्टेड रे की वजह से हो, तो पहला अक्षर आर है, तो इसको हम लोग आर बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आई और आर आपस में क्या होगा, पहले तो हम यही जानते हैं कि पहला, जब भी आप प्रकाश लिखने बोलेगा कि प्रकाश की परिघटना कितने प्रकार की होती है, तो आप दो प्रकार की बोलिएगा, पहला है परावर्तन और दूसरा है अपवर्तन। अगर बोलेगा कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, किस तरह से जान सकते हैं कि परावर्तन का नियम हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही कॉमन बिंदु में होती है, और जो कॉमन बिंदु होता है उस कॉमन बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। दूसरा, ये आई और आर आपस में बराबर कैसे होगा, आपस में बराबर कैसे होगा, तो हम लोग दिखाएंगे कि ये घटना जो है
यहाँ पे दिखाते हैं, जब आ रही है तो आई है, जा रही है तो आर है, और ये भी बैंड हो जा रही है। जब भी कोई किरण आपतित होने के बाद अपना दिशा चेंज कर लेता है तो उस जगह में स्नेल लॉ लागू हो जाता है। स्नेल लॉ लागू होता है जिस माध्यम में रिफ्लेक्टेड के बाद गया, आफ्टर इंसिडेंट के बाद गया, तो उस माध्यम को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन आई बटा साइन आर होता है, और ये जो होता है μ2 बटा μ1 होता है। ये स्नेल लॉ किससे आया ना, स्नेल लॉ के वजह से आया। जब ये स्नेल लॉ के वजह से आया, स्नेल लॉ के वजह से आया, तो ये अभी देखिए कृत्रिम प्रकाश से पढ़ा रहे थे, उजाला पर्याप्त नहीं था जिसकी वजह से प्राकृतिक से पढ़ा रहे थे। अब ये कृत्रिम का व्यवस्था किया, जो आप लाइट देख पा रहे होंगे, इस जगह में ज़्यादा लाइट आ रहा होगा। ये जो है स्नेल लॉ, और स्नेल लॉ क्या कहता है, इस तरह से होता है। और आप देख रहे हो कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टकराने के बाद गया, जिसमें गया किसमें, टकराने के कहाँ गया ना, इधर गया इस तरफ, और उस तरफ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये भी एयर है, माने हवा से आ रहे थे, हवा में लौट गए टकराने के बाद। तो आप यहाँ क्या करो, साइन आई दीजिए और यहाँ पे साइन आर दीजिए, और ये दोनों क्या है, दोनों का माध्यम एक ही है, 1.0009 1.009। तो ये जो है 1.00029 भी 1.00029, यानी कि आप कह सकते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ईयर है और पहला वाला भी ईयर है, दोनों ईयर है, तो इसलिए कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, इसको साइन आई और ये साइन आर, इसको क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। जब क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो आपको एक स्टेट आएगा, आर आएगा। अभी ये आर को साइन और साइन को इन्वर्स फार्मूला से हटाना है, इन्वर्स का फार्मूला लगा करके हटाना है, ऐसे नहीं काटना है, ऐसे और ऐसे काट के नहीं करना है, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो आप ये करोगे कि यही चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, साइन इन्वर्स साइन आई साइन इन्वर्स साइन आर। तो ये जो है, ये जो फार्मूला था, ये क्या साइन आई बराबर साइन आर। हम कोस भी ले सकते हैं, नहीं, टेन भी ले सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि हमको इन्वर्स फार्मूला लगाना है, तो ये इसको देख के लेना है। अगर यहाँ पे साइन है तो साइन इन्वर्स लेंगे, यहाँ पे अगर कॉस होगा तो कॉस लेंगे, यहाँ पे अगर ये टेन रहेगा तो टेन का इन्वर्स लेंगे, यहाँ पे कॉट रहेगा तो कॉट का इन्वर्स लेंगे। जितना भी है साइन कॉस टेन कोटेक सेक कोसेक जितना भी होगा उसके अनुसार ही फार्मूला सेट होगा। तो हमने यहाँ क्या किया, तो टेकिंग गुना कर दिया साइन इन्वर्स से, साइन इन्वर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, साइन को उल्टा कर दिया। हमने लिख देते पी बटा एच लिख देते तो एच बटा पी कर दिया, तो एच बटा पी कर दिया, तो ये साइन इन्वर्स हो गया, उल्टा हो गया। तो जब ये साइन इन्वर्स दे दिया तो आप इसका फार्मूला में सेट हो गया, ये आई हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है साइन इन्वर्स साइन थीटा बराबर थीटा। तो ये इन्वर्स, तो आप इसको देख पा रहे हो, दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, आई बराबर आर, यानी कि अपवर्तन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। तो दो ही नियम है, ये जो है ये इंसिडेंट रे ए बी, रिफ्लेक्टेड रे बी सी, नॉर्मल एन बी, सभी में बी बी है, तो बी कॉमन पॉइंट है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल कॉमन बिंदु में होती है, जो हम लोग बी को दिखाया गया है, और इसी बी बिंदु को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, हो गया। दूसरा है क्या है कि साइन आई बराबर साइन आर, अपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, ठीक है। तो ये परीक्षा में आने वाला है, तो आप इसको लिख सकते हो, अच्छा से देखिए, पढ़िए, लिखिए।
तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट मैं पढ़ाऊँगा अपवर्तन का नियम। धन्यवाद।